माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट क्लास तक डिस्कस कर चुके हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 4, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसिकली हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, जैसे एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया। दोनों को मिला करके आपने सॉल्यूशन तैयार कर दिया है। आपने क्या किया कि मेम्ब्रेन अप्लाई करके सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ एक दूसरे से सेपरेट करना चाहते हैं, है ना? तो मेम्ब्रेन का इस्तेमाल बेसिकली हम लोग करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। ये बेसिकली साइज ऑफ कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे इसको आप छोटा सा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आपने मच्छरदानी तो जरूर से देखा होगा। जो मच्छरदानी होता है वो बेसिकली हवा और मच्छर को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, जिससे हवा तो पास हो जाते हैं लेकिन मच्छर आपका पास नहीं होता। बशर्ते कि मच्छरदानी में कुछ बड़े बड़े हॉल नहीं होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा फट गया मच्छरदानी आपका, उससे मच्छर भी पास हो जाएगा आपका। तो नॉर्मल जो मच्छरदानी होती है उससे हवा पास हो जाते हैं लेकिन मच्छर आपका पास नहीं होता। तो मच्छरदानी कैसा बिहेव कर रहा है? जस्ट लाइक अ मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। तो मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम लोग देखें तो मेम्ब्रेन हमारे पास टोटल 4 टाइप का होगा। एक मेम्ब्रेन को कहते हैं हम लोग इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये चारों मेम्ब्रेन एक दूसरे से किस तरह अलग होगा इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूट है और दूसरा आपके पास सॉल्वेंट है। तो एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे होते हुए ना तो सॉल्यूट पास कर पाए ना तो सॉल्वेंट पास कर पाए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से कोई भी उस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। तो इस टाइप के मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर एक परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये क्या होगा? जैसे मान लो सॉल्यूट है और एक हमारे पास है बाबू सॉल्वेंट, तो इससे सॉल्यूट भी पास हो जाएंगे और सॉल्वेंट भी पास हो जाएगा। मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्यूट भी आसानी से पास हो सकते हैं और सॉल्वेंट भी आसानी से पास हो सकता है। तो वैसे मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। एक होता है बाबू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है आधा। इस मेम्ब्रेन में क्या होगा कि सॉल्यूट तो पास नहीं होंगे लेकिन इससे सॉल्वेंट आसानी से पास हो जाएगा। मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन जिससे होते हुए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास कर जाए लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास ना करे, इस टाइप के मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर एक ऐसा मेम्ब्रेन भी होगा जिससे सॉल्वेंट भी पास करे और सॉल्यूट भी पास करे लेकिन सॉल्यूट सेलेक्टेड होंगे। कुछ सॉल्यूट पास करेंगे तो कुछ सॉल्यूट आपका पास नहीं होगा। मतलब यहां पे सेलेक्टेड सॉल्यूट आपके पास करेंगे, तो ये 4 प्रकार के मेम्ब्रेन आपको समझना पड़ता है, जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने के लिए हमारे पास जरूरत होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होगा जिससे सॉल्वेंट तो पास कर जाएंगे लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल पास नहीं होते हैं। तो अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डिफाइन कर दूं तो आप क्या कह सकते हैं? द मेम्ब्रेन which allow the only solvent molecule to passed through itself
कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्यार से बोलेंगे बाबू एसपीएम। क्या बोलेंगे? एसपीएम। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे गोट का ब्लाडर, गोट ब्लाडर आप ले सकते हैं, यह आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जिससे सॉल्वेंट तो पास करेंगे लेकिन सॉलिड मॉलिक्यूल पास नहीं हो सकता। फिर एक ले सकते हैं एथीन कॉपर फेरोसाइनाइड। यह भी आपके पास एक प्रकार का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करता है। फिर आप चाहें तो सेलुलोज एसीटेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलुलोज एसीटेट ये भी आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और आप एक ले सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट, दैट इज CA3PO4 का होल्ट वाइज। ये भी आपका एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिससे होते हुए सॉल्वेंट तो आसानी से पास कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कभी भी पास नहीं करेगा। इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए। तो पहले आप इसको जरा कॉपी कर लें, इसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में समझते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग समझने वाले हैं ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस? देखो, ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमने एक कंटेनर कंसीडर किया और इस कंटेनर को हमने दो पार्ट में सेपरेट कर दिया है ना। ये जो है आपके पास दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, और एक कंपार्टमेंट में हम लोग सॉल्वेंट को सोच के चल रहे हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में आप सॉल्यूशन को सोच के चल रहे हैं। या फिर आप इस कंपार्टमेंट में कह सकते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और इस कंपार्टमेंट में आप कह सकते हैं हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास इस टाइप की कोई कंस्ट्रक्शन होती है, तो उसमें सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल अगर सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो मूवमेंट होती है ना, इसी मूवमेंट को हम लोग नाम देते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस बेसिकली एक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन, या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स across the semi permeable membrane from solvent to solution or from lower concentrated solution to higher concentrated solution called as osmosis। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया बाबू? सिंपल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगी। सॉल्वेंट किधर जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो मॉलिक्यूल्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, है ना। या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होगा उसकी मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगी। भाई लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट सॉल्यूशन भी तो कह सकते हैं ना। तो अगर इन तीनों में से कोई भी मूवमेंट आपको नजर आ जाता है, तो इस प्रोसेस के लिए हम लोग टर्म करेंगे ऑस्मोसिस, बशर्ते कि दोनों कंपार्टमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होना चाहिए। पहले इसको कॉपी करें, इसके बाद थोड़ा हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें समझना है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में बात करें तो अभी मैंने ऑस्मोसिस आपको समझाया था, जिसमें हमारे पास एक कंटेनर था और जिसको हमने दो पार्ट में सेपरेट कर दिया था बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। एक कंपार्टमेंट की तरफ हमने सॉल्वेंट को रखा था
और दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ आपने सॉल्यूशन को रखा था। तो ऑस्मोसिस में क्या हुआ कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव किया। अब आप जरा खुद सोच करके देखो कि सॉल्वेंट अगर सॉल्यूशन पर मूव करेगा तो क्या सॉल्यूशन को तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। अगर आपका पड़ोसी जबरदस्ती आपके घर में घुस जाता है तो आपको थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, और उसको निकालने के लिए आप प्रेशर तो जरूर अप्लाई करोगे, कुछ ना कुछ तो अप्लाई करेंगे जिससे कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ ना आ पाए। तो बेसिकली जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा होगा तो सॉल्यूशन को तकलीफ हो रही होगी। अब ये सॉल्यूशन चाहेगा कि भाई सॉल्वेंट तो मेरे घर मत आओ, और अगर आ जाता है तो जबरदस्ती वहां पे एक प्रेशर लगाएगा सॉल्यूशन, जिससे सॉल्वेंट सॉल्यूशन तक ना पहुंच सके। तो सॉल्यूशन जो है इस एसपीएम के सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा ताकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ ना पहुंच सके। ये जो प्रेशर है, इसी प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या नाम देते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर नाम देते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिख सकते हैं द प्रेशर exerted by solution on the wall of the semi-permeable membrane which prevent मतलब रोकना है ना, which prevent the entry of solvent molecule into the solution called as osmotic pressure। या फिर इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा प्रेशर जो तब डेवलप करता है जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर डेवलप करते हैं उसी प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम देते हैं। तो एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया बाबू? जब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा तो सॉल्यूशन के द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाया जाएगा जिससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन तक ना पहुंच सके। इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का। ठीक है, चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल हम लोग समुद्री जल से नमक को बाहर निकालने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर के नाम से भी जानते हैं। कैसे होता है आइए जरा बात करें। इस प्रोसेस के लिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक नल लगा दिया है छोटा सा, और इस कंटेनर के नीचे हमने एक और कंटेनर को रख दिया है। ठीक है, अब जो बड़े वाले कंपार्टमेंट या बड़े वाले जो कंटेनर थे उसको हमने सेपरेट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब एक कंपार्टमेंट में आपने रखा है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को। बेसिकली सॉल्वेंट के रूप में आपको इस्तेमाल करना है फ्रेश वाटर। क्या इस्तेमाल करना है? फ्रेश वाटर। और दूसरे कंपार्टमेंट में आपको लेके चलना है सॉल्यूशन जो कि होगा हमारे पास सी वाटर। अब चूंकि ये सी वाटर है तो यहां पे नमक भी मौजूद है और साथ साथ पानी भी मौजूद है आपका। अब एसपीएम जैसी अप्लाई हुआ तो आपको यहां पे नजर आएगा कि सॉल्वेंट किधर मूव कर रहा है? सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। इस प्रोसेस को आपने नाम क्या दिया होगा? ऑस्मोसिस नाम दिया। ठीक है, अब ऑस्मोसिस जैसे हो रहा होगा, सॉल्यूशन इस एसपीएम के वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा होगा। इस प्रेशर को आप नाम क्या दे रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दे रहे हैं, जिसको मैं पाई से दिखा लेता हूं। इससे पाई से
सपोज करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो आपका 1 atm अप्लाई हो रहा है सॉल्यूशन के तरफ से। मैं ऐसा कुछ किया कि सॉल्यूशन के साइड में एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया 5 atm, जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा सॉल्यूशन के साइड से प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वैसे सिचुएशन पे सॉल्यूशन पर जो सॉल्वेंट मौजूद है उसकी मूवमेंट आपकी सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगी। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट था ना, तो जब एक्स्ट्रा प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया सॉल्यूशन के साइड में, तो जो सॉल्यूशन में पहले से सॉल्वेंट मौजूद था उसकी मूवमेंट सॉल्वेंट के डायरेक्शन पर हो गई। इसलिए इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दे दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस नाम दे दिया। अब जैसे ही सारे सॉल्वेंट इस कंपार्टमेंट में आएंगे तो यहां सिर्फ नमक बच जाएगा और सारे पानी को आप इस कंटेनर में बाहर निकाल सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो आपके घर पर कोई पड़ोसी जबरदस्ती आ रहा है तो आपके द्वारा उस पड़ोसी को रोकने के लिए एक प्रेशर लगाया जा रहा होगा, जिस प्रेशर को आपने ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दिया होगा। क्या होगा अगर आपके द्वारा कुछ ज्यादा प्रेशर लगा दिया जाए जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो, तो वैसे सिचुएशन पे जो आपके अपने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, जो आपके अपने घर के जो मेंबर थे, वो भी आपका पड़ोसी के साथ बाहर निकल सकता है, मतलब आपसे वो दूर जा सकता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस को अगर हम लोग डिफाइन कर ले यहां से, तो आप क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि व्हेन एन एक्स्ट्रा प्रेशर which is greater than the osmotic pressure is applied on solution side, then solvent molecules moves out from the solution into the solvent called as reverse osmosis। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल आपने कहां पे किया, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक पॉइंट, रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड टू डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब समुद्री जल से आप नमक को बाहर निकाल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। कॉपी करें, बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट आगे की कुछ पॉइंट के ऊपर। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं कि व्हेन टू सॉल्ट सॉल्यूशन are separated by semi-permeable membrane, then movement of molecules takes place from lower concentrated solution to higher concentrated solution। ठीक है, अगर एसपीएम के साथ सेपरेट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से किधर होगी, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगी। अब लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसलिए मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, द लोअर
concentrated solution or lower osmotic pressure, lower osmotic pressure called as hypotonic solution, hypotonic solution, एंड हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को आप नाम क्या देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नाम देंगे। मैं लिख रहा हूं द हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब यह है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस जो होगी वो हाइपोटोनिक से किधर होगी, हाइपर की तरफ, क्योंकि ऑस्मोसिस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। देयरफॉर एक नोट पॉइंट पे लिख सकते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये आपके हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक के बारे में भी बात हो गया है। इसको कॉपी करें, कुछ और पॉइंट यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? देखो, अगर मान लो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है ना बाबू, दिस सॉल्यूशन इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपने कोई भी एक प्लांट सेल को रख दिया। ये कौन सा सेल है बाबू? दिस इज अ प्लांट सेल। अब देखो, प्लांट सेल को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे रखे हैं, तो सेल के अंदर की जो सॉल्यूशन होगी ना, अंदर वाली सॉल्यूशन जो होगी, ये ऑटोमेटिक आपका हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। क्योंकि बाहर में हाइपरटोनिक आपने रख दिया है, तो सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, मतलब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। और ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होती है, मतलब अंदर से मॉलिक्यूल बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, अंदर से मॉलिक्यूल बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे अंदर से मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, वैसे वैसे ये सेल क्या होगा आपका, सिकुड़ता चला जाएगा, श्रिंक होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग टर्म देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है ना, वो इनवर्ड टू आउटवर्ड हो रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द प्लांट सेल प्लेस्ड in the hypertonic solution, then flow of molecules outward. As a result plant cell shrink called plasmolysis। ठीक है, द osmosis in which flow of molecules outward, बाहर की तरफ हो रहा है, then called as एक्सोऑस्मोसिस। ठीक, तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया।
ना इसके बाद आता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होगा? तो हीमोलाइसिस के लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है बाबू। हीमोलाइसिस के लिए भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, लेकिन ध्यान देना ये जो सॉल्यूशन है दिस इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक सेल आपने रख दिया, लेकिन ध्यान देना ये सेल है आपके पास एनिमल सेल। कौन सा सेल है? एनिमल सेल है। अब बाहर वाला जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हाइपो हो चुका है, तो अंदर वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बताओ? हाइपर हो जाएगा। अंदर वाला ऑटोमेटिक कैसा सॉल्यूशन होगा? दिस इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ होती है, यानी बाहर से मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आने लगेगा। बाहर से मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आने लगेगा। अब बाहर से मॉलिक्यूल जैसे जैसे अंदर आएगा ये सेल आपका बढ़ता चला जाएगा, और इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा कि लास्टली ये बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। अब इसी प्रोसेस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं हेमोलाइसिस। अब यहां पे देखना मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, यानी इनवर्ड मूवमेंट हो रही है, इसीलिए इसको नाम देते हैं हम लोग इंडोऑस्मोसिस। क्या नाम देते हैं? इंडोऑस्मोसिस नाम देते हैं। तो अगर इसको डिफाइन करें हम लोग तो क्या कह सकते हैं? द एनिमल सेल प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, then flow of molecule inward as a result cell burst called hemolysis। और हीमोलाइसिस में कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? ऑस्मोसिस का। दिस इज अ एंडोऑस्मोसिस। तो यहां पे एक पॉइंट लगा सकते हैं आप, द ऑस्मोसिस इन विच फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स इनवर्ड कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, तो आपको प्लाज्मोलाइसिस भी समझ में आ गया, हीमोलाइसिस भी समझ में आ गया, साथ साथ एक्सोऑस्मोसिस भी क्या होता है पता चल गया, और इंडोऑस्मोसिस भी किसको बोलते हैं ये भी आप जान चुके हैं। इसको कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताऊं या एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि सपोज दैट ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है आपका हाइपोटोनिक वाला सॉल्यूशन, ठीक है। और इस हाइपोटोनिक के सॉल्यूशन में हमने एक आरबीसी सेल रख दिया है। दिस इज अ आरबीसी सेल, रेड ब्लड कार्पेसल्स आपने रख दिया है। तो रेड ब्लड कार्पेसल्स को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो अंदर वाला सॉल्यूशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। अब क्या होगा? तो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होगी वो बाहर से अंदर की तरफ होने लगेगा, बाहर से अंदर की तरफ होने लगेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये सेल बढ़ता चलाएगा, बढ़ते 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 लास्ट ये क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। मतलब इस वाले केस में आरबीसीज आपकी बर्स्ट कर जाएगी, आरबीसीज आपका क्या हो जाएगा? बर्स्ट कर जाएगा। अगर इसी प्रोसेस को मैं रिवर्स कर दूं, यहां पर मान लो इस बार जो हमने सॉल्यूशन लिया, ये जो सॉल्यूशन है आपका हाइपरटोनिक वाला है। कौन सा है? हाइपरटोनिक वाला सॉल्यूशन है।
और इस हाइपरटोनिक वाले सॉल्यूशन में वही आरबीसीज को आपने रख दिया, रेड ब्लड कर्पेसल्स। अब सराउंडिंग में जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन थी वो ज्यादा थी या फिर हाइपरटोनिक थी, तो अंदर में ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, तो हाइपोटोनिक हो जाएगा। अंदर में ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा, तो हाइपोटोनिक हो जाएगा। और ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ, यानी अंदर से मॉलिक्यूल किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। एज अ रिजल्ट आपका ये सेल धीरे धीरे सिकुड़ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इस वाले केस में आरबीसीज आपकी क्या होगी, श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है कि क्या होगा अगर आरबीसी को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पर रखते हैं तो आरबीसी बर्स्ट कर जाता है, और अगर वही आरबीसी को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो आरबीसी आपकी श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। टॉपिक है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। आइसो का मतलब ही होता है सेम सेम, है ना। तो लिख सकते हैं यहां पर द सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन और सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसे अगर मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने दो पार्ट में सेपरेट कर दिया बाय द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फिर इधर मैंने बोल लिया कि यहां पर है सॉल्यूशन नंबर 1 और यहां पर है आपके पास सॉल्यूशन नंबर 2। इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C2। इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई1 और इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई2। तो अकॉर्डिंग टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहेंगे हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहीं से छोटा सा आपका कैलकुलेशन भी सामने आएगा। जैसे C1 इज इक्वल टू क्या हो गया, C2 हो गया। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन को आप मोलारिटी भी कहते हैं, है ना। कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं इसको यहां पे पुट कर दूं तो क्या लिख सकते हैं, N1 अपॉन V1 इन लीटर इज इक्वल टू N2 अपॉन V2 इन लीटर आप कह सकते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर इसको यहां पे पुट कर लो तो क्या मिलेगा, W1 अपॉन M1 इंटू V1 लीटर के फॉर्म में एंड W2 अपॉन M2 इंटू V2 इन द फॉर्म ऑफ लीटर। तो ये जो फॉर्मूला होगा उसका इस्तेमाल करके हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस की प्रोसेस देखने को मिलेगी, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ होती है या लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऑस्मोसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूं, नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। सो कॉपी करें, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनती है इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, 10.2 ग्राम पर लीटर ग्लिसरॉल सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विथ 2% ग्लूकोज सॉल्यूशन W/V। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लिसरॉल। आप एक काम कर लो, इधर लेके चल लो आप ग्लिसरॉल और इधर लेके चल लो आप ग्लूकोज। इसको मान लो सॉल्यूशन नंबर 1 और इसको मान लो सॉल्यूशन नंबर 2। यहां पे क्या दिया गया बेटा, तो 10.2 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन दिया गया, मतलब W1 यहां पर हो गया 10.2 ग्राम और वॉल्यूम दिया गया है लीटर के फॉर्म में कितना, 1 लीटर।
और इसी का आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ग्लूकोज के केस में क्या बोल रहा है, देखो ग्लूकोज के केस में कह रहा है कि ग्लूकोज हमारे पास है 2% W/V, और आपको पता है ब्रेक करने तो आता है ना, वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो तो W2 हो जाएगा सर हमारे पास 2 ग्राम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ, VmL है आपका सेकेंड सॉल्यूशन का कितना 100 ml, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं तो 100/1000 दैट मीन्स 0.1 लीटर आप इसको कह सकते हैं, है ना। ml को क्या बना दिए, लीटर बना दिए आप। तो अब लीटर बना दिए तो इसको थोड़ा सा इंडिकेशन को हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं, दैट इज अ V लीटर ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन। नाउ इसकी मॉलिक्यूलर मास कितनी होती है तो आपको पता है ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल होता है, और हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं अभी जस्ट कि W1/m1 इंटू V1 लीटर के फॉर्म में इज इक्वल टू W2/m2 इंटू V2, ये भी आपका लीटर के फॉर्म में होगा। सारे वैल्यूज को रखें आप। W1 कितना हो गया 10.2, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, वॉल्यूम हो गया सर 1 लीटर। W2 कितना है देखो तो 2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180, और वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास 0.1। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, 0 खत्म, 2 से कितना मर्तबा में 9 टाइम में चला गया, यानी m1 बराबर क्या मिला 10.2 इंटू 9। सॉल्व करके देखें 8, 1 और 9, तो ये मिल गया आपके पास 91.8 ग्राम। कर सकते हैं, इसको पहले कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट दिया गया 342, इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ अ सबस्टांस X। तो आप एक काम करो, एक तरफ ले लो आप केन शुगर, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 1, और दूसरा है X एंड दिस इज अ सॉल्यूशन नंबर 2। ये दिया गया 5% W/V, करेक्ट, यानी कि W1 हो जाएगा 5 ग्राम, केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास दिया गया 342 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम कितना होता है तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा लीटर के फॉर्म में बाबू 100 ml बटा 1000, यानी कि 0.1 लीटर आप इसको कह सकते हैं। नाउ अगेन X के बारे में बात करें तो X दिया गया 1%, यहां पर 1% W/V है, दैट मीन्स W2 हो गया सर 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम लीटर के फॉर्म में कितना होगा, V2 लीटर के फॉर्म में 100 ml बटा क्या लिख सकते हैं 1000, यानी कि ये मिल जाएगा 0.1 लीटर। अब सिंपल हम लोग फॉर्मूला लगा लें, कौन सा, W1/m1 इंटू V1 लीटर के फॉर्म में इज इक्वल टू W2/m2 इंटू V2, ये भी आपका लीटर के फॉर्म में होगा। सारे वैल्यूज को जरा आप रखें। W1 हो गया 5, मॉलिक्यूलर मास हो गया आपके पास 342, वॉल्यूम हो गया आपके पास 0.1 इज इक्वल टू W2 हो गया 1, M2 आपको कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम हो गया सर 0.1। ये और ये आपका कट जाएगा, 3 से कट करो इसको तो कितना मिल जाएगा आपके पास 68.4 मिल जाएगा। देयरफॉर M2 का जो वैल्यू निकल करके आएगा 68.4 ग्राम पर मोल हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आगे पढ़ना है लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखो एक वंडसप नाम का साइंटिस्ट था जिनका यह मानना था कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का बिहेवियर होता है वही बिहेवियर आपका गैस का भी होता है, और गैस की इक्वेशन के आधार पर ही वंडसप ने 2 अलग अलग प्रकार के लॉज बनाए, जिसको हम लोग वंडसप ऑस्मोटिक प्रेशर लॉ के नाम से भी जानते हैं। पहला लॉ क्या है, दिस इज वंडसप बॉयस लॉ। ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant temperature
at constant temperature the osmotic pressure of dilute solution बोलना मस्त है ना, dilute solution is directly proportional to concentration। मतलब पाई अगर मैं बोलता हूं दिस इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, और सी को हम लोग क्या लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू वेन सब बॉयल्स लॉ क्या मिल जाएगा हमें, पाई दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नाउ हम लोग एक बात जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर इसको यहां पे पुट कर ले तो क्या मिल जाएगा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर सपोज करो n का वैल्यू 1 मोल मान लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर आपका कम होता है, और डाइल्यूशन कम करने से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर कि डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन बढ़ाओ या फिर वॉल्यूम बढ़ाओ, बात बराबर पड़ेगा, है ना, और डाइल्यूशन कम करो या फिर वॉल्यूम कम करो, बात बराबर पड़ेगा। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से ऑस्मोटिक प्रेशर आपकी क्या होती है, कम हो जाती है। कर सकते हैं। तो एक ये लॉ है आपके पास, एक और लॉ है उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक और लॉ है, वैन सब गैल-लेसक्स लॉ। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant concentration the osmotic pressure of dilute solution is directly proportional to absolute temperature। जैसे पाई को अगर मैं कहता हूं दिस इज अ ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड टी को मैं कह लेता हूं यहां पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हमेशा आपको इस्तेमाल करना है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी केल्विन के फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू गैल-लेसक्स लॉ पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टी होगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, और टेम्परेचर को कम करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। अब हम लोग दोनों लॉ को आपस में मिक्स करेंगे और एक नया इक्वेशन बनाएंगे वेन्स हब इक्वेशन के नाम से। चलिए तो इसके बाद हम लोग वेन्स हब इक्वेशन के बारे में बात करें। तो हम लोग एक लॉ पढ़ चुके हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ये हम लोग पढ़े, ठीक है। फिर एक पढ़े पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अकॉर्डिंग टू गैल-लेसक्स लॉ, ठीक। अगर दोनों लॉ को आपस में मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो क्या लिख सकते हैं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी लिखा जा सकता है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं आर, जिसको गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब गैस कांस्टेंट वाला ही क्यों आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वेन सब ने इस बात को सजेस्ट किया था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का बिहेवियर होता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर होता है। इसलिए गैस इक्वेशन पर हम लोग गैस कांस्टेंट का जिक्र किए थे, उसी तरीके से यहां पर भी आपका गैस कांस्टेंट का भी जिक्र होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके कांस्टेंट ले आते हैं बाबू आर, तो बोलेंगे हम लोग आर सी टी।
क्या बोलेंगे, RCT बोलेंगे, जहां पे R क्या है, दिस इज अ गैस कांस्टेंट, है ना, और जो R की वैल्यू होती है दिस इज अ 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। और आपको ये बात पता है कि जो R का यूनिट होता है या जो R की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करता है कि प्रेशर का यूनिट क्या है और वॉल्यूम का यूनिट क्या है। बेसिकली R का वैल्यू डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट के ऊपर, जो हम लोग क्लास 11 पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है सारे R की वैल्यूज तो घबराना नहीं है, हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे मैं R की वैल्यू भी आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। पहले इसको कॉपी करो। अब इसके बाद हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से हम लोग किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमने इक्वेशन देखा, पाई इज इक्वल टू क्या था, CRT था, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, और कॉन्सेंट्रेशन बराबर आप जानते हैं दिस इज अ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेसिकली ये है एक प्रकार का मोलारिटी, है ना। सेकेंड इक्वेशन को उठाओ, फर्स्ट में पुट कर दो, मैं बोल रहा हूं यहां पे पुटिंग द इक्वेशन सेकेंड ऑन इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड को फर्स्ट में रख रहे हैं तो पाई बराबर क्या हो गया, WA अपॉन MA इंटू R इंटू T डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ हमें मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का चाहिए, यानी MA का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर MA बराबर क्या लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग WA इंटू R इंटू T डिवाइड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। अब इसको कॉपी करो, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास, देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पास्कल की यूनिट में निकालना है। एक्सर्ट्स बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है बाबू 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया गया 185,000 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया गया है कितना, 450 ml। VML आपके पास है 450 ml, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 450 ml बटा 1000, दैट मीन्स 0.45 लीटर आप इसको कह सकते हैं। टेम्परेचर कितना दिया गया बाबू, देखो तो 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बना लो इसको पहले, तो 273 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 310 केल्विन आ जाएगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फॉर्मूला जानते हैं, पाई बराबर क्या होता है, WA इंटू R इंटू T डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सारे वैल्यूज को अगर आप पुट करते हैं तो WA कितना मिल गया आपके पास 1 ग्राम, R कितना यूज करेंगे 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास कितना हो गया तो 310 हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 185,000 हो गया, और वॉल्यूम आपके पास कितना हो गया 0.45 हो गया। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू जो निकल करके आएगा 3.05 इंटू 10 टू द पावर -4 ATM। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं इसको, ठीक ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन में बोला था वो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पास्कल की यूनिट में निकालनी थी, आपने किस यूनिट में निकाले हुए, ATM की यूनिट में, क्योंकि R का जो वैल्यू आपने यूज किया ना सर वो 0.0821 वाला है, दैट मीन्स ATM लीटर पर मोल और केल्विन वाला है। इसमें प्रेशर का यूनिट क्या था, ATM था, तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी ATM के फॉर्म में आएगा। अब इस ATM को आप पास्कल बना सकते हैं। याद करो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था कि 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है। कल मैंने पढ़ाया था इसको, यानी लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा रखे हुए।
तो एक एटीएम में आपके पास इतना है, तो 3.05 इंटू 10 टू द पावर -4 एटीएम में कितना होगा, तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 3.05 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ जाएगा पास्कल के फॉर्म में। अब सिंपल इसको सॉल्व करके देखो कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है आपके पास 30.89 पास्कल। कर सकते हो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज 0.821 एटीएम। जो पाई है हमारे पास, दिस इज अ 0.821 एटीएम। इट्स कॉन्सेंट्रेशन विल बी, सी का वैल्यू कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं पाई बराबर क्या होता है, CRT होता है। पाई कितना है 0.821, सी आपको निकालना है, आर पता है 0.0821 होता है, और टेम्परेचर आपको इस्तेमाल करना है 300 वाला। देखो ये पॉइंट उड़ेगा नीचे आ जाएगा 1000, ये पॉइंट उड़ेगा नीचे आ जाएगा 10,000। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 0 गया, 0 0 गया, ये और ये आपका कट गया। तो सी बराबर क्या मिल गया बाबू, देखो तो 1/10 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर से 3 आ गया। अब इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आएगा 0.033 मोलर। तो ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन मिल चुका है। कर सकते हैं, कॉपी करें, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2% W/V H2SO4 सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। हमारे पास परसेंट W/V दिया गया है बेटा कितना, 2। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट हो चुका है हमारे पास 2 ग्राम का, और वॉल्यूम दिया गया है ml के फॉर्म में कितना, 100 ml। इसका मतलब 100 ml को अगर 1000 से डिवाइड कर लिया जाए तो 0.1 लीटर ये मिल जाएगा हमारा, है ना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है, चलिए निकालते हैं। तो पाई बराबर फॉर्मूला जानते हैं, WA इंटू R इंटू T डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो पाई इज इक्वल टू WA कितना है आपके पास 2 ग्राम, R कितना होता है 0.0821, टेम्परेचर क्वेश्चन पे दिया गया है कितना 300 केल्विन, और मॉलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होता है 98 ग्राम, और वॉल्यूम दिया गया है आपके पास कितना 0.1 लीटर। इसको जरा सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद निकल करके आता है 50.26 एटीएम। ठीक है, कर सकते हो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनता है, कॉपी करो। 1-2 क्वेश्चन और है, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, इसको भी जरा देख लो। तो ये क्वेश्चन है मेंस 2011 का। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेंट्स इट्स 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3 बार। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 1.26 ग्राम, और वॉल्यूम आपके पास है ml के फॉर्म में कितना 200 ml। अब इसको लीटर बनाना होगा तो 0.2 लीटर भी आप इसको कह सकते हैं भाई, 1000 से भाग करेंगे ना। टेम्परेचर भी आपको पता चल चुका है कितना 300 केल्विन, और R का वैल्यू क्वेश्चन पर रखा गया है 0.083। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है। तो पाई बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता है, WA इंटू R इंटू T डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सारे वैल्यूज को पुट कर लें आप, कितना मिल गया 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3। WA हो गया आपके पास 1.26, R हो गया 0.083, टेम्परेचर हो गया सर 300 डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास हो गया MA, और वॉल्यूम हो गया हमारे पास 0.2 लीटर। अब सारे वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, तो MA बराबर क्या लिखा जा सकता है, MA बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना इधर, तो आ जाएगा 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 2.57 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको सॉल्व करके देखो,
तो इसको सॉल्व किया गया तो आंसर मिला आपके पास 61,038 ग्राम, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो रहा है। कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, नीट 2021 का क्वेश्चन है, ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख ही सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एक तरफ ग्लूकोज सोचो, इसको माना गया है P1, इसका वेट कितना रखा गया है? 10 ग्राम ना। आगे बढ़िए, यूरिया है आपके पास दूसरा, दिस इज अ P2, और इसका वेट रखा गया है आपके पास 10 ग्राम, और तीसरा है हमारे पास सुक्रोज, दिस इज अ P3, और इसका भी वेट रखा गया है सर 10 ग्राम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर डिजोल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, यहां भी वॉल्यूम आपको 250 ml ही सोचना है, यहां भी वॉल्यूम आपको 250 ml ही सोचना है, और यहां भी वॉल्यूम आपको सर 250 ml ही सोचना है। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करना है यहाँ पे ना, P1, P2 और P3 को कंपेयर करना है। चलिए निकल जाएगा। तो पाई बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं WA इंटू R इंटू T डिवाइड बाई क्या होगा बाबू? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो तो तीनों में वेट सेम है, तीनों में वॉल्यूम भी सेम है, मतलब ये भी सेम हुआ, वॉल्यूम भी सेम हुआ, R तो पहले से सेम था और टेम्परेचर भी आपको सेम ही लेके चलना है 273 केल्विन। तो सारे सेम है तो मैं इसको कांस्टेंट बना देता हूं। क्या बना दिया बेटा? कांस्टेंट बना दिया। क्यों ऐसा मैं किया? क्योंकि सर वेट तीनों में सेम था, वॉल्यूम तीनों में सेम था, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। R तो पहले से कांस्टेंट था और टेम्परेचर सबका 273 केल्विन ही है। कांस्टेंट को हटाएंगे, आपके पास क्या मिलेगा? पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो आपको पता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम, यूरिया का कितना होता है 60 ग्राम, और सुक्रोज का कितना होता है? तो 342 ग्राम होता है। अब जितना मॉलिक्यूलर मास होगा सबस्टांस का, ऑस्मोटिक प्रेशर उतनी कम होगी। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किसका दिख रहा है? सुक्रोज का, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होने वाला है। ठीक है, इसके बाद सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है आपके पास 60 ग्राम यूरिया वाला, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब P2 वाला ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और लास्टली क्या होगा? P1 होगा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या मिलेगा? P2, P1 एंड P3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। कर सकते हैं, कॉपी करें फिर आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास है आपके पास 60 ग्राम पर मोल, एंड 1.8 ग्राम ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम पर मोल, इन 100 ml ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, आपके पास दो सॉल्यूशन है ना, एक यूरिया है और दूसरा है आपके पास ग्लूकोज। सबसे पहले यूरिया का जो वेट है कितना है बाबू? 0.6 ग्राम है, और इसका मॉलिक्यूलर मास है आपके पास कितना? 60 ग्राम पर मोल, और ग्लूकोज आपके पास कितना है? 1.8 ग्राम। WA' मान लो इसको, और MA' कह लेता हूं इसको। 1.8 ग्राम और इसका मॉलिक्यूलर मास है 180 ग्राम पर मोल। करेक्ट। इन 100 ml ऑफ वाटर, इन दोनों को 100 ml पानी में डिसॉल्व किया जा रहा है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? भाई ये दोनों को ही पानी में डाल रहे हैं ना, तो इसका मोल फाइंड आउट करो, इसका भी मोल फाइंड आउट करो। तो Na बराबर क्या मिलेगा? WA/A में, दैट मीन्स 0.6 डिवाइड बाई 60, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, यानी वैल्यू मिलेगा 0.0। सही है, आगे बढ़िए। इसमें अगर मैं Na' फाइंड आउट कर लूं तो WA' बाई क्या लिख सकते हैं? Ma' लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा? 1.8 डिवाइड बाई 180, सॉल्व करेंगे तो भी आएगा 0.01। अगर मैं टोटल मोल में देख लूं, टोटल मोल, तो टोटल मोल क्या होगा? Na प्लस Na', Na हो गया 0.01, Na' हो गया 0.01, यानी कि 0.02 मोल आपका टोटल मोल हो चुका है। अब इन दोनों को आप पानी में डाल रहे हैं, पानी कितना है आपका? 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ ml है बाबू 100 ml, या फिर 0.1 लीटर भी आप इसको कह सकते हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है।
तो पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई इक्वल टू CRT होता है एंड C बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टांस बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T। पाई कैलकुलेट करो, टोटल मोल कितना आ चुका है 0.02, R कितना लेके चलना है 0.0821 ले लो। टेम्परेचर कितना है आपके पास देखो तो, टेम्परेचर क्वेश्चन पे 27 डिग्री सेल्सियस, और इसका अगर केल्विन बनाओ तो 27 प्लस 273, ये कितना मिल जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर हो गया सर 300 एंड वॉल्यूम आपको कितना मिल जाएगा 0.1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 3 की 24 और 24 दूनी की 48, यानी 4 के आसपास में आना चाहिए। तो 4 के आसपास में ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, मतलब पाई का जो वैल्यू निकल करके आएगा 4.92 ATM हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हो। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर की पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करवा चुके हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड तक इसे जरूर से शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।